हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस में। आज का क्वेश्चन है आपका, विलेयता को परिभाषित कीजिए। विलेयता को परिभाषित कीजिए और किसी गैस की विलायक में विलेयता किन कारणों पर निर्भर करती है ये ज्ञात कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है कि हेनरी का नियम को परिभाषित कीजिए कि हेनरी का नियम जो होता है इसके लिए वो आपका दाब के प्रभाव में आता है। किसी गैस की विलेयता में दाब बढ़ाने से विलायक में कितना विलय घुल जाएगा दाब बढ़ाने से। तो दाब का प्रभाव जो आता है वो हेनरी के नियम में आता है। किसके अंदर? विलेयता, गैस की विलेयता विलायक के अंदर दाब का प्रभाव हेनरी के नियम के अंतर्गत आता है और इसके अनुप्रयोग भी हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि विलेयता क्या होती है। तो विलेयता क्या मतलब है? विलेयता का मतलब ये है कि अगर हमने कोई विलायक लिया है और विलायक के अंदर हम कितना विलय घोल दे रहे हैं, विलायक की एक निश्चित मात्रा दी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विलय घोलते जा रहे हैं। मतलब जैसे एग्जांपल में लीजिए, आपका पानी है, पानी के अंदर चीनी घोल रहा है, तो जितना चीनी घुलती चली जा रही है, मतलब जितना पानी लिया उसके अंदर हमने कितनी चीनी घुलते जा रहे हैं, जितने लेवल पर घुलती जा रही है, तो वो उसकी विलय, वो क्या है, उसकी विलेयता है। तो एक निश्चित ताप पर, मतलब देखें विलेयता क्या है, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा ली, विलायक की हमने मात्रा के लिए विलायक की मात्रा हमने निश्चित की है, तो उसमें घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा, मतलब उन्हें जो हमने पदार्थ घोल रहे हैं वो कितना घुलता जा रहा है, वो उसकी विलेयता कहलाती है। जितना वो घुलता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी विलेयता होगी। तो विलेयता क्या किस पर निर्भर करती है? विलेयता विलायक की प्रकृति, विलय जैसा होगा। भाई सिंपल सी बात है कि विलय जैसा है, अगर विलय अधिक घुलने वाला होगा तो वो जल्दी घुल जाएगा, विलायक अधिक घोलने वाला होगा विलय को तो भी जल्दी घोलेगा। तो इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलेयता कितनी होगी। ये जल्दी घुलने वाला है तो विलेयता बढ़ जाएगी, ये जल्दी घोलने वाला है तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की प्रकृति पर भी क्या निर्भर करता है? विलेयता निर्भर करती है। अब ताप के प्रभाव पर निर्भर करती है, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो घुलते रहते हैं तो घुलती है। हम अगर उसके बाद हम जब वो घुलनी ना बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या बढ़ाते हैं? उसका ताप बढ़ाते हैं। अगर ताप बढ़ाएंगे, जैसे एग्जांपल में लीजिए, मान लीजिए चीनी घुलती चली जा रही है, घुलते घुलते रहेगी। एग्जाम पे जहाँ चीनी नहीं घुलेगी तो हम क्या करते हैं, उसका बक्खर जब बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? बक्खर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो ताप बढ़ाते रहेंगे तो वो चीनी और घुलती रहेगी, गाढ़ी होता रहेगा, पानी और बढ़ाता रहेगा, बक्खर बन जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि चाशनी या बक्खर बनाने के लिए हमें ताप अधिक देना पड़ेगा। इसका मतलब उसकी घुलनशीलता हम बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ की, वही जिसकी चीज़ की हमें जो घोला है, विलय घोला है, उसकी हम क्या बढ़ा रहे हैं? विलेयता बढ़ा रहे हैं। किसके अंदर? विलायक के अंदर। विलायक के अंदर विलय की विलेयता बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ा रहे हैं? ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। अच्छा, दाब बढ़ाने पर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर भी विलेयता बढ़ जाएगी। ऊपर से जो चीज़ नहीं घुल रही है, मान लो एक गैस लीजिए, ऊपर से हमने गैस घोल ली है, किसके अंदर? विलायक के अंदर घोल ली है, तो हम जितना उस पर दबाव लगाएंगे वो तो उतना तेज़ी से नीचे घुलती चली जाएगी। किसी भी विलायक में गैस की विलेयता उसके पे लगाए गए दाब पर निर्भर करती है। तो दाब का प्रभाव सीधे सीधे किसके नियम के अंतर्गत आता है? हेनरी के नियम के रूप में आता है। हेनरी का नियम जितना भी है वो सब आपका दाब का प्रभाव किस में? गैस पर। गैस पर दाब का प्रभाव विलय को गैस विलय है उसको विलायक में घोलने के लिए लिया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, जो हमने पढ़ा कि विलय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेयता, तो विलय के आधार पर तो सीधे सीधे आप जितना विलय की प्रकृति होगी, अगर क्या कहते हैं, आसानी से घुलने वाला विलय होगा तो विलेयता बढ़ेगी, विलायक आसानी से घुलने वाला होगा तो विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो भी विलेयता बढ़ेगी। अब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। अब दाब का ही हमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि हमें हेनरी का नियम किस पे आधार पर है? दाब के प्रभाव पर नियम पर आधारित है। तो हम सीधे क्या देखेंगे? दाब का प्रभाव देखेंगे, किस लिए? हेनरी का नियम के लिए। तो हम बाकी का तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधे आएंगे दाब के प्रभाव। तो दाब का प्रभाव क्या होगा? गैस के लिए, क्योंकि दाब का प्रभाव ज़्यादातर किस में लगाया जाएगा? वो गैस के लगाया जाएगा, क्योंकि जितना दबाव लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी किसी विलायक में। या हेनरी का नियम किसे कह सकते हैं? तो हम विलियम हेनरी जो है आपके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या विभिन्न गैसों की विलेयता पर क्या करा, अलग अलग गैसेस ली, उन पर दाब का प्रभाव किया, दबाव डाला, दबाव मतलब प्रेशर दिया, उसके बाद में किसी विलायक में जो द्रव है, द्रव या कोई भी चीज़ है, द्रव लिया है विलायक के रूप में, उसके अंदर गैस को घोलने का प्रयास किया। क्या करा? गैस को घोलने का प्रयास किया, दबाव बढ़ा कर। उसने क्या दबाव का प्रभाव लगाया, दाब का प्रभाव दिया और गैस को घोलने की कोशिश की, अध्ययन किया, और मात्रा के अनुसार कितनी मात्रा घुल गई किसी विलायक में, उसके स्थान पर उन्होंने क्या एक संबंध स्थापित किया, उसके आधार पर एक संबंध दे दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये उसके अनुसार होता गया। उसके अनुसार क्या होता है, मान लीजिए क्या कहते हैं कि मान लो एक हमारे पास एक विलायक है, तो हमने क्या करा, स्थिर ताप पर किसी विलायक को लिया। विलायक की इकाई मतलब उसका आयतन एक निश्चित इकाई आयतन का मतलब एक निश्चित आयतन ले लिया किसी का, विलायक का।
और उस विलायक आयतन लेने के बाद और उसमें कोई गैस घोलने की कोशिश की। क्या करा, किसी गैस को खोला, तो जो उसकी घुली हुई मात्रा थी वो किस पर डिपेंड करी, उस पर द्वारा गैस द्वारा लगाए गए दाब पर। तो मतलब हम गैस पर कितना दबाव लगा रहे हैं उतना है, उतना जितना दाब लगाया गया दाब है उसका तो समानुपाती आएगी। का मतलब क्या मैं करेगा आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने एक जार बना रहा हूँ, यह है आपका एक जार में मैंने थोड़ा सा विलायक लिया। क्या लिया, विलायक मान लीजिए, एक जल ही मान लीजिए, ठीक है, एल्कोहल या जल मान लीजिए, ये जल लिया। अब मैं इसके अंदर कोई गैस घोल रहा हूँ। क्या घोल रहा हूँ, गैस घोल रहा हूँ। गैस के कारण तो दूर दूर होंगे ना, थोड़े दूर दूर बना दीजिए, ये हो गई गैस। क्या बोल रहा हूँ मैं, गैस ले रहा हूँ। गैस क्या है, गैस है यहाँ पर विलय, गैस है विलय, और नीचे है आपका जल विलायक। तो मैं जल के अंदर कोई गैस घोलना चाहता हूँ तो मुझे कैसे घोलना पड़ेगा। मैं गैस तो अगर ऐसे छोड़ दूंगा इसके ऊपर तो फिर तो घुलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। घोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इसके अंदर ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं, यहाँ से दबाव लगा दूँगा। ये समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पिस्टन से दबाव लगा दिया तो जितना मैं दबाव दूंगा, प्रेशर दूंगा, इसको क्या दूंगा, प्रेशर, दाब, क्या दूंगा मैं, प्रेशर दूंगा। तो जितना मैं प्रेशर दूंगा नीचे की ओर प्रेशराइज करूंगा तो ये गैस के अणु जो है ना पास पास, वो ये दूर दूर जो अणु हैं वो पास पास आ जाएंगे और पास पास आकर के इसके अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। किसके अंदर, विलायक के अंदर घुल लगेंगे। अधिक दबाव लगाने पर अधिक विलय के जो अणु हैं वो किसके अंदर घुलने लगेंगे, विलायक के अंदर घुलने लगेंगे, जिससे क्या होगा, गैस अधिक घुल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक है। अब जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो उसके अंदर जैसे खोला तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है, आवाज़ करती है। तो आवाज़ क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। उसको घोला कितना गया है, वो हाई प्रेशराइज, हाई मतलब प्रेशर पर घोला गया है। उसको क्या किया गया, हाई प्रेशर पर गैस को घोला गया है। हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा दबाव लगा करके हमने जो है गैस को घोल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी विलायक में गैस को घोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, गैस को घोलना चाहते हैं, तो गैस को घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से दबाव अधिक लगाना पड़ेगा। अधिक दबाव लगाने पर अधिक गैस घुलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैस की घुली मात्रा गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब गैस के द्वारा लगाया गया दाब मान लीजिए P है, दाब इजिकल टू क्या है, गैस के द्वारा लगाया दाब P है, ठीक, लगाया गया दाब। तो उसके किसके, मात्रा के, तो मात्रा को हमने कितने दिखा दिया, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या हो गया आपका, मात्रा होगी, गैस की घुली मात्रा, ठीक है, मात्रा, घुली मात्रा हो गई। अब हमारे पास ये है इस अनुक्रमानुपाती, क्योंकि उन्होंने बोला है ना इसके समानुपाती होता है। देखो समानुपाती, ये देखो, दाब के समानुपाती, गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब गैस के दाब के लगाए गए समानुपाती बनाए, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब समानुपाती का चिन्ह लगाने के बाद मैंने ये समानुपाती हटाया, प्रेशर अच्छे रहने दिया, समानुपाती हटाया, तो यह बन गया कितना, यह बन गया KH। क्या बन गया, KH, और यह आ गया F का M। अब KH यहाँ पर क्या है, KH का मतलब है आपका हेनरी नियतांक। क्या है, हेनरी नियतांक। यह है दाब, यह आपका मात्रा, यह आपका KH, इसे बोलते हैं हम हेनरी नियतांक। अब हेनरी का जो नियम है, हेनरी के नियम एक और के आधार पर है, एक वो है आपका मोल अंश के आधार पर। मोल अंश के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है इसे। अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किसके आधार पर, हमने पढ़ा था सीधे गैस में उसकी विलेयता के आधार पर, क्योंकि दबाव जितना बढ़ाएंगे उसकी विलेयता उतनी बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ती चली जाती है, उतना ज़्यादा मात्रा में घुलता चला जाता है गैस दबाव लगाने से। तो अब हमने मोल अंश के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, अगर मान लीजिए कोई भी जो आपका है गैस है और वाष्प अवस्था में, कैसी अवस्था है, वाष्प अवस्था में, तो उसमें हम आंशिक दाब, तो उसके अंदर कुछ होगा भी, आंशिक दाब मतलब खुद का दाब उसके अंदर, तो दाब उस पर विलयन की गैस, उस विलयन में, तो उस पर जब खोलेंगे तो उसमें विलयन में क्या करेगा, वो जो गैस का आंशिक दाब लगेगा, जितनी भी घुल रही है, दबाव लगा रही है आंशिक दाब, वो किसके मोल अंश के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो आपने मोल अंश है P माना, मोल अंश कह रहा हूँ, आपका आंशिक वाष्प दाब माना P माना, आंशिक वाष्प दाब माना P, और समानुपाती है वो किसके, वो है आपके गैस के मोल अंश के। तो मोल अंश को आप कैसे दिखाते हैं, X के द्वारा। अब क्योंकि इसमें X जो है आपका विलय है, तो विलय के लिए हम A लगाते हैं, तो ये इक्वल टू क्या बन गया आपका P KH और XA। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो KH है वो KH क्या है, ये आपका है हेनरी नियतांक, हेनरी स्थिरांक,
नियतांक के लिए, इस तरह के लिए। ये हेनरी स्थिरांक है। इसके लिए क्या करा है हेनरी ने, अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग गैसेस को हमने क्या करा है घोला, हेनरी ने घोला है। और हेनरी ने घोल करके आपका क्या निकाल लिया, हेनरी नियतांक निकाल लिया है। और इस नियतांक की वैल्यू निश्चित हो गई है, फिक्स कर दी गई है, हेनरी ने जो है फिक्स कर दी है। और उसी को हम जो है हमेशा जब भी इसका न्यूमेरिकल करते हैं उसके नियतांक को, हेनरी नियतांक को रख करके उसका आंसर निकालते हैं कि कितनी मात्रा या कितने मोलस उसके अंदर घुल गए हैं, या फिर उसका दाब कितना है। अब इसके अंदर मैं जहाँ पर जो चीज़ है वो लिख देता हूँ। इसमें जो पी लिखा है आपका, पी का मतलब है आपका आंशिक दाब। ये है कितना, आंशिक दाब मतलब खुद का दाब, उसका गैस का आंशिक दाब। और आपका एक्स ए जो है हो गया आपका, हो गया मूल अंश। मूल अंश किसके हैं, गैस के ही है। गैस ही घुली जा रही है तो गैस के मूल अंश हो गए हैं ये। और क्या है आपका हेनरी नियतांक इस तरह हो ही गया है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हम इसके बाद इसके अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग भाई, इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे हेनरी का नियम हमने पढ़ लिया है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है कहाँ, क्यों पढ़ रहे हैं हेनरी के नियम। ठीक है, अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग। अब देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। हेनरी के नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया था, हमने हेनरी का नियम पढ़ा, उसका प्रयोग कहाँ किया। तो हेनरी का नियम जब मैंने पढ़ाया था तो एक मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि जो हम उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें क्या कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब हम खोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक में से आवाज़ आती है तो वो कौन सी गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो सोडा में भी होती है, सोडा जो होता है सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर पीते हैं। और शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक होता है, तो उनमें CO2 भरी होती है। तो उसकी मात्रा को, CO2 की गैस की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब जितनी ज़्यादा दबाव में डालूंगा उतना ज़्यादा CO2 गैस उसके अंदर घुलेगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो उतना उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दबाव अधिक बढ़ा देते हैं। तो जितना प्रेशराइज करके भर जाता है उसे ऊपर से दबाव लगा के गैस को भर करके उसे सील कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा गैस वो खुली रहे आगे के लिए। अब ऐसी एग्जांपल और है। अब इसका जो सेकंड यूज़ है वो ये है कि अगर हम जब से मान लीजिए गोताखोर जाता है, गोताखोर कहाँ जाता है, गोताखोर जाता है आपका समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर वो जाकर के कुछ ढूंढ के लाने की या कुछ करने के लिए जाता है, समुद्र के अंदर जाएगा, देख के आएगा, सब चीज़ों को चेक करके आता है। तो वो सिलेंडर लेके जाता है, वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन तो हम घुली हुई तो हम पानी में से ले नहीं सकते हैं, वो तो मछली ले सकती है गलफड़ों द्वारा, हम लेना हमारे लिए मुश्किल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए। कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए सांस लेने के लिए। तो हम क्या सिलेंडर लगा के लेके जाते हैं गोताखोर जब जाते हैं इसके अंदर समुद्र के अंदर। तो अब जब गोताखोर नीचे की ओर जाता है तो उसका क्या होता है, और सारी गैसेस, क्योंकि वो सांस पे तो वो भी ले रहा है, बाकी सारे उनका दबाव भी बढ़ जाएगा, अधिक दबाव बढ़ जाता है। बाकी सारी गैसेस जो होती हैं उनका दबाव बढ़ जाता है, और ज़्यादा गैस दबाव बढ़ने के कारण तो उसमें जो आपकी बाकी सारी गैसेस हैं, वायुमंडलीय गैसेस, तो उनकी विलेयता भी बढ़ जाती है, विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है। तो वो ज़्यादा गैसेस क्या होंगी हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन किस में घुलती है, वो भी रुधिर में जाके घुलती है, तो बाकी गैसेस भी रुधिर में जाके घुलेंगी। तो वो गैसेस कहाँ जाएंगी, रुधिर में जाके घुलेंगी। तो जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या बुलबुले बनाएगी, वो नाइट्रोजन गैस घुलेंगी, ज़्यादा नहीं घुलती है, कम घुलनशील है। ठीक है, वह है कम घुलनशील। बाकी सारी गैसेस है ज़्यादा घुलनशील है, कम घुलनशील है। तो इससे क्या होता है, कोशिकाओं में अवरोध हो जाता है। कोशिकाएं जो है निगेटिव गैस घुलती हैं, ज़्यादा घुलने लगेंगी तो फिर वो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वो बैक प्रेशर मारेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे उसको रोकने के लिए। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वो सिलेंडर के अंदर बाकी सारी गैसेस भी भरते हैं। ऑक्सीजन नहीं होती है, दबाव कम करने की उसमें हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस आदि गैस भरते हैं, जिससे क्या होता है, दबाव कम हो जाता है। और जो गोताखोर नीचे जाता है तो उसे ज़्यादा प्रेशर न लगने के कारण उसके ऊपर दबाव कम लगता है और वो आसानी से सांस लेता है। नहीं तो वो क्या कहते हैं, आपका सांस नहीं, अगर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी जो आपकी शिराएँ और धमनी है वो फट भी सकती है, उसकी जो रुधिर वाहिका है वो फट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं। अगर हम कहाँ गए, ऊंचाई पर जाते हैं। देखो ऊंचाई पर जाने वाली जगहों पर हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो कम हो जाता है। जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन घुलती है सांस लेते समय, हम क्या कहते हैं, फेफड़े जो है हमारे, जो हमारे लंग्स है, वो ऑक्सीजन को किस में घोलते हैं, रुधिर में घोलते हैं। अगर रुधिर में कम घुलेगी ऑक्सीजन तो कम ही शरीर में पहुँचेगी। जब कम मिलेगी हमें तो हमें सांस लेने की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लिमिटेड तो ऑक्सीजन चाहिए, उससे कम मिलेगी तो हम ज़्यादा खींचेंगे सांस में, तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं जब ऊंचाई पे जाते हैं। तो क्योंकि रुधिर का दबाव कम हो जाता है, कम घुलती है रुधिर किसके अंदर, कोशिकाओं में जाकर रुधिर के अंदर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कम घुलती है कोशिकाओं में जाकर, तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है। किसकी, रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है।
जिससे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है कभी कभी व्यक्तियों की। इसको हम इस रोग को क्या बोलते हैं? इस रोग को बोलते हैं हम एनॉक्सिया। क्या नाम देते हैं इस रोग को? हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या नाम देते हैं इस रोग को? हम बोलते हैं एनॉक्सिया। तो इस प्रकार हमने क्या है इसके अनुप्रयोग पा लिए। अनुप्रयोग हमारे काम कोल्ड ड्रिंक में हुए, समुद्र के अंदर गए तो हम क्या कहते हैं ज़्यादा दबाव ना हो इसलिए बाकी गैसें से भर रहे हैं सिलेंडर पे, और यहाँ पर हम ऊपर भी जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का दबाव कम हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दबाव आंशिक दाब भी कम हुआ तो ऑक्सीजन भी कम घुली रुधिर के अंदर, रुधिर के अंदर कम ऑक्सीजन घुलेगी तो इसके कारण क्या होगा? हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये है आपके अनुप्रयोग हेनरी के नियम के। थैंक यू।